सो गुड इवनिंग गाइज आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी की कुछ टॉपिक के बारे में। लाइक रिसर्च की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, कैसे प्लानिंग की जाती है। तो आज हम इसी सब टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले जान लेते हैं रिसर्च प्लानिंग रिसर्च स्टडी ये क्या होता है। प्लानिंग रिसर्च स्टडी का मतलब होता है रिसर्च स्टडी की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्यों प्लानिंग होनी चाहिए और प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो इफ़ेक्टिव रिसर्च के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग से रिसर्च एक साइंटिफिक और इफ़िशिएंट प्रोसेस बनाती है जिसमें रिजल्ट वैलिड और इम्पैक्टफुल होते हैं। ये रिसर्चर को फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और प्रिपेयर बनाता है। लाइक जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो आपको पहले प्लानिंग करना होगा कि इसे हम किस प्लान के साथ जाएंगे, किस प्लान के साथ रिसर्च को करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसे किस मेथड को यूज करेंगे, यानी कि दैट etc। तो बिफोर डूइंग रिसर्च प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्लानिंग रिसर्च हैज़ नो डायरेक्शन एंड मे फेल। यानी कि जब कोई भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने से पहले प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को प्लान नहीं करते हो तो आप हो सकते हो कि उसमें आप फेल कर जाओ, या अगर प्लान नहीं है तो इसका कोई मकसद नहीं है आपको रिसर्च करने का, यही है ना। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक तरह का रोड मैप होता है। जैसे कि आप डीएसए पढ़ते हो, जावा पढ़ते हो, तो एक रोड मैप प्रिपेयर करते हो कि पहले मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं, होता है ना। अगर पहले जावा पढ़ना है तो पहले आपको डाटा टाइप के बारे में देखना होगा, या पहले आप इसका स्कोप यानी कि ये कहाँ से आया, किस ईयर में ये डिस्कवर हुआ, तो ये चीज़ प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग इज़ लाइक अ रोड मैप। इट टेल्स व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, यानी कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और मुझे कब करना चाहिए। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में, यानी कि प्लानिंग रिसर्च में क्यों ज़रूरी है। यानी प्लानिंग मतलब प्लान, एक प्रॉपर प्लान तैयार करना। रिसर्च में प्लानिंग फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें डिसाइड करता है कि क्या स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है और किस तरीके से मुझे मैनेज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है ताकि हमारा रिसर्च फेल ना हो, यानी कि रिसर्च हमारा सक्सेसफुली हो जाए। इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पहला तो मुझे डायरेक्शन देता है, यानी कि गोल्स क्लियर होता है और स्टेप डिसाइड होते हैं कि मुझे किस सब्जेक्ट पे यानी किस टॉपिक में मुझे रिसर्च करना है। इसके बाद सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी कि वेस्टेज उस टाइम को अवॉइड करता है। ऐसा नहीं कि मतलब किसी और चीज़ में आप रिसर्च करो यानी कि उसका कोई डायरेक्शन ही नहीं, कोई मकसद ही ना हो। नेक्स्ट जो है फाइंड्स प्रॉब्लम अर्ली। अगर आप कोई भी प्लानिंग तैयार करते हो कि मुझे ये रिसर्च करना और ये रिसर्च में ये चीज़ ऑब्स्टेकल बन सकता है, तो जब आप ये समझ लेते हो प्लानिंग के दौरान, ड्यूरिंग प्लानिंग, ये मुझे बाद में चल कर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? प्रिपेयर, पहले ही सॉल्यूशन का प्रिपेयर कर लेते हो। फिर लास्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है इंश्योर गुड मेथड, यानी कि किस टूल से आप उस रिसर्च को करोगे, कौन सा टूल, कौन सा मेथड आप यूज करोगे, किस टेक्निक को आप यूज करोगे, ये चीज़ है। ये सारे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के कुछ पॉइंटर हैं। अब हम डेफिनेशन द स्कोप ऑफ द स्टडी के बात करने वाले हैं। ये हमारा ये टॉपिक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि स्कोप डिफाइन करना। स्कोप का मतलब पहले आप ये जान लो, स्कोप का मतलब क्या होता है इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी स्कोप का मतलब होता है रिसर्च के बाउंड्रीज और फोकस सेट करना। ये इंश्योर करता है कि टॉपिक मैनेजेबल हो और टारगेटेड रहे। लाइक आप इसका डेफिनेशन भी देख सकते हैं, द स्कोप ऑफ स्टडी मीन्स सेटिंग द बाउंड्रीज एंड द लिमिट्स ऑफ द रिसर्च। इट टेल्स व्हाट विल बी स्टडीड एंड द व्हाट विल नॉट बी स्टडीड। यानी स्कोप ऑफ स्टडी में क्या होता है? सेटिंग द बाउंड्रीज एंड द लिमिट ऑफ द रिसर्च, यानी कि यह कहता है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको एक्सक्लूड करना है, क्या आपको इंक्लूड करना है, यानी क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। बाय डिफाइनिंग स्कोप द रिसर्चर्स मेक्स द प्रोजेक्ट क्लियर
फोकस्ड एंड द मैनेजेबल रहता है। तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये आप इजीली आप एग्ज़ाम में आप इतना डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। सो अब हम देखते हैं स्टेप टू डिफाइन स्कोप। स्कोप को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स होते हैं। तो पहला हमारा जो स्टेप है, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करके स्पेसिफाई करो, यानी कि एग्जैक्ट इशू आपका क्या है, क्या आपका प्रॉब्लम है या आपका क्या क्वेश्चन है, उसको आप क्लियरली डिफाइन करो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जब कभी भी आप स्कोप को डिफाइन करोगे तो फर्स्ट हमारा है स्पेसिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि आपका एग्जैक्ट इशू क्या है, क्या आपको प्रॉब्लम है, उसको आप क्लियर लिखो। सो क्लियरली स्टेट व्हाट इशू यू आर स्टेइंग। और सेकेंड स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, सेकेंड स्टेप क्या है, वेरिएबल आइडेंटिफाई करो। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि इसे क्या स्टडी करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। होता है ना, जैसे कि आप सोशल मीडिया और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बारे में बात करो, तो आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको स्टडी, यानी कि आपको कॉलेज के स्टूडेंटों को परफॉर्मेंस को मतलब मेजर करना है या स्कूल के स्टूडेंट को मेजर करना है, तो ये सब होता है वेरिएबल में, यानी कि डिसाइड करता है व्हिच फैक्टर यू विल इंक्लूड और एक्सक्लूड। थर्ड हमारा आता है डिसाइड पॉपुलेशन या सैंपल। ये मुझे बताता है किसे या क्या स्टडी करना है, किस मतलब जब कोई भी रिसर्च करते हो तो उसमें टीममेट्स होते हैं, किसे मतलब सबका अपना अपना डिवाइड वर्क होता है, किसे आपको ये करना है, इसको ये करना है, इसको सैंपल तैयार करना है, इसको एनालिसिस करना है। तो पॉपुलेशन सैंपल डिसाइड में क्या होता है, यानी कि ये थर्ड जो हमारा स्टेप्स है, डिसाइड पॉपुलेशन या सैंपल। चूज हु और व्हाट विल बी स्टडी, यानी कि कौन और क्या स्टडी करेगा। जब आप रिसर्च किसी चीज़ को करोगे तो उसमें बहुत सारे टीममेट्स होंगे, 2 3 4, मतलब अकॉर्डिंग टू द रिसर्च प्रोजेक्ट के कितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके टीममेट्स होंगे, तो उसी में डिसाइड होगा कि से कौन क्या स्टडी करेगा। और फोर्थ स्टेप है हमारा फिक्स टाइम एंड प्लेस, यानी कि रिसर्च किस समय और किस जगह तक लिमिटेड होगा, यानी कि होता है ना टाइम फिक्स होना चाहिए, किसी डेडलाइन होना चाहिए, किसी इस समय तक 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ यहाँ तक मुझे ऑलरेडी इस रिसर्च पेपर को यानी को ख़त्म कर देना, एंड कर देना है। तो ये रहा हमारा लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सोशल मीडिया एज ए स्टूडेंट, ये हमारा रहा एग्जांपल, सोशल मीडिया एज ए स्टूडेंट। अगर इसमें प्रॉब्लम देखा जाए तो डज सोशल मीडिया अफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्या सोशल मीडिया स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है या नहीं। तो इसमें स्कोप क्या क्या है वो आप देख लीजिए। जैसे मुझे ये रहा मेरा एग्जांपल सोशल मीडिया एज ए स्टूडेंट, और इसका क्या प्रॉब्लम है, डज सोशल मीडिया अफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस और नॉट। तो अगर इसके स्कोप के बारे में बात किया जाए तो फर्स्ट स्कोप है व्हाट, यानी कि सोशल मीडिया यूज का इम्पैक्ट, तो यानी इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूज। अब हु किस पे, मतलब ये किस पे इम्पैक्ट डाल सकता है, अंडर हम इस पे बात करते हैं, यानी तो वैसे तो सोशल मीडिया इस पे भी डाल सकता है, कॉलेज स्टूडेंट एज वेल एज जो स्कूल के स्टूडेंट रहते हैं, बट हमारा जो डिसाइड फैक्टर है हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पे ही मतलब अप्लाई कर रहे हैं। तो किस पे, यानी कि सोशल मीडिया किस पे अफेक्ट डाल सकती है। तो फर्स्ट हमारा स्कोप क्या था, व्हाट, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूज। सेकंड हमारा रहा हु, यानी कि किस पे इसका अफेक्ट हो सकता है, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पे। थर्ड क्या है, वेयर, कहाँ पे हो सकता है, तो अर्बन कॉलेजेस इन इंडिया। और कब हो सकता है, कब, एकेडमिक ईयर लाइक 2023 से 2023 टू 24, यानी कि इस ईयर में हम परफॉर्मेंस को एनालाइज किए, स्टडी किए कि ये सोशल मीडिया से कितना अफेक्ट हो सकते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब हो, दिस मीन्स द स्टडी विल नॉट इंक्लूड स्कूल चिल्ड्रंस रूरल कॉलेज और डाटा बिफोर 2023, यानी कि यही हमारा फैक्टर है कि इसे हम इतना डिसाइड कर लिए कि इसे ये सब जो 2023 से, दिस मीन्स द स्टडी विल नॉट इंक्लूड स्कूल चिल्ड्रंस रूरल कॉलेज, इस कॉलेज या स्कूल चिल्ड्रन को हम इंक्लूड नहीं किए, ओनली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को हम इंक्लूड किए। तो ये रहा हमारा
एज एग्जाम्पल देके हम आपको समझा दिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लाइक लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट। जब हम किसी चीज़ को मतलब किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या क्या लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट आ सकती है, यानी कि कंस्ट्रेंट मतलब प्रतिबंध, तो लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट के बारे में बात करी, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आ सकती है एक रिसर्च को करने में। लाइक इतना तो आप समझ गए। तो एवरी रिसर्च हैज़ सम लिमिट। जब कभी भी आप किसी चीज़ के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हो तो कुछ बाउंडेशन होती है, कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे कि लाइक टाइम का इशू होता है, यानी कि आपको डेडलाइन दिया जाता है, नहीं आपको 5 मंथ में इस रिसर्च यानी प्रोजेक्ट को आपको करके हटा देना है। फिर बजट का भी प्रॉब्लम आता है, नहीं यार मेरे पास मतलब इतना रुपया है, इसी मतलब अमाउंट में हमको करके दे देना। फिर डाटा, जो आप डाटा चाहते हैं, जो आप सैम्पलिंग डाटा यानी कि जो भी आप डाटा चाह रहे हैं मतलब उससे हो जाए, तो ऐसा हो सकता है वो अवेलेबल ही ना हो, या रिसोर्स टूल्स की कमी या इक्विपमेंट की कमी हो सकती है। ये सब हमारा लिमिटेशन है। तो आप देख लो टाइम यानी डेडलाइन टू फिनिश, अभी बताएं कि टाइम एक कंस्ट्रेंट है जो प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि इतने दिनों में आपको कर देना है। फिर बजट नॉट इनफ मनी फॉर टूल्स, यानी कि ऐसा हो सकता है बजट के बारे में किसी इतना मेरे पास पैसा ना हो कि ये टूल हम खरीद सके। ये डाटा में नॉट बी अवेलेबल। और नेक्स्ट है रिसोर्सेस, लैक ऑफ पार्टिसिपेंट और इक्विपमेंट। रिसोर्सेज मतलब क्या, जब आप मतलब सपोज जब जिस टॉपिक के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो और जिस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहे हो और उसमें आपके टीम में सपोज 3 और 4 है और आपको ज़रूरत है यानी कि 10 से 15 पार्टिसिपेंट की, तो ये भी एक तरह का कंस्टेंट है, लिमिटेशन है कि आपके पास एक बाउंडेशन है, आपके पास 3 ही 4 फ्रेंड्स है जो मतलब रिसर्च में इंक्लूड हैं। और लास्ट है स्किल्स के बारे में, यानी कि अगर रिसर्चर्स को कुछ टेक्निक या सॉफ्टवेयर नहीं आता है तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये रहा हमारा लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स, तो आप एग्ज़ाम में इजीली आप लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे क्रिएटिंग ए रियलिस्टिक रिसर्च टेक्निक। सो रिसर्च टाइमलाइन क्या होता है? रिसर्च टाइमलाइन एक रोड मैप जैसा होता है जो बताता है कि रिसर्च के अलग अलग स्टेप्स कब और कैसे कंप्लीट करना है। इसे रिसर्चर्स अपने काम टाइम पे और ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाता है। तो इसका डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो ए रिसर्च टाइमलाइन इज़ लाइक अ रोड मैप। अभी बताया टाइमलाइन मतलब क्या, एक टाइम टेबल। किसी भी चीज़ को करने के लिए एक टाइम टेबल होना ज़रूरी है, एक प्लान होना ज़रूरी है। तो अगर हम कोई भी रियलिस्टिक रिसर्च टाइमलाइन के बारे में हम बात करते हैं, अगर कोई भी रियल में सच में हम किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो उसका टाइमलाइन क्यों ज़रूरी है और कैसे करना है। तो इसका डेफिनेशन अगर देख लो तो ए रिसर्च टाइमलाइन इज़ लाइक अ रोड मैप, एक तरह का रोड मैप तैयार है दैट शोज व्हेन एंड हाउ ईच स्टेप द रिसर्च विल बी कंप्लीटेड, यानी कि व्हेन एंड हाउ ईच स्टेप द रिसर्च विल बी कंप्लीटेड, यानी कि कोई भी रिसर्च करने के लिए कब और कैसे किस स्टेप को किया जाए ताकि हमारा रिसर्च जो हमारा जो जिस टॉपिक पे जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाए। इट हेल्प्स रिसर्चर स्टे ऑर्गेनाइज्ड, फोकस एंड ऑन ट्रैक। तो ये रहा हमारा क्रिएटिंग रियलिस्टिक रिसर्च टाइमलाइन का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में वाई इम्पोर्टेंट, यानी कि टाइमलाइन क्यों ज़रूरी है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो टाइमलाइन क्यों ज़रूरी है। तो टाइमलाइन तो आपको पहली बात ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च सही समय पर कंप्लीट हो पाता है, तो टाइम मैनेज होता है। लाइक हर स्टेप के लिए डेडलाइन होता है कि मतलब इस प्रॉब्लम को इतना दिन में हम डिफाइन करेंगे क्या प्रॉब्लम है, यानी कि ये सब डेडलाइन है। फिर अगर मेरे पास टाइमलाइन रहेगा तो फिर प्लानिंग होगा, फिर लिटरेचर कितने दिनों में पढ़ना है, किस मेथड का यूज करना है इस रिसर्च को करने में, तो ये सब हमारा टाइमलाइन होता है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन? हेल्प इन मैनेजिंग टाइम प्रॉपरली, प्रॉपर टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। तो टाइम मैनेजमेंट में भी हमारा टाइमलाइन जो होता है रिसर्च के टाइमलाइन वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आता है कीप द वर्क ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक, यानी कि
रैंडम काम करने की जगह सीक्वेंस में होता है ना, किसी ऑर्गेनाइज्ड वर्क में होता है। टाइमलाइन इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है अगर टाइमलाइन नहीं रहेगा तो कोई पहले डाटा को लाएगा नहीं और सोचेगा हम डाटा को एनालिसिस कर पाए। तो टाइमलाइन इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप डाटा को एनालाइज करोगे तो विदाउट डाटा आप एनालाइज कैसे कर सकते हो। तो यही चीज़ है टाइमलाइन। टाइमलाइन में क्या होता है, पहले लिखा होता है कि पहले आपको डाटा लाना है या डाटा कहीं से कलेक्ट करना है, फिर आपको एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं कि पहले एनालाइज करो, डाटा नहीं रहेगा तो आप एनालाइज कैसे कर पाओगे। थर्ड है प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट हम अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिसर्चर्स खुद को ट्रैक कर पाता है कि काम टाइम पे हो रहा है या लेट हो रहा है। तो प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी, इजी टू चेक प्रोग्रेस। नेक्स्ट जो है रिड्यूस कॉस्ट मिनट स्ट्रेस। ऐसा जब टाइमलाइन रहेगा तो आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइमलाइन में होता है कि से 2-3 मंथ में आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसा नहीं कि मतलब लास्ट टाइम पे आपको स्ट्रेस हो जाए। तो टाइमलाइन इसीलिए ज़रूरी कि आपको लास्ट में स्ट्रेस हो ही ना। और लास्ट जो इंश्योर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब आपके पास टाइमलाइन रहेगा कि से हमको इस मंथ में ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, तो पहली बात आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा लास्ट मोमेंट पे, और टाइमली कंप्लीट भी हो जाए आपका रिसर्च, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो। तो ये रहा हमारा क्यों टाइमलाइन ज़रूरी है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं मेन पार्ट्स ऑफ ए रिसर्च टाइमलाइन। तो मेन पार्ट्स ऑफ ए रिसर्च टाइमलाइन में फर्स्ट जो हमारा पार्ट है फेजेस ऑफ द स्टडी, यानी कि फेजेस ऑफ स्टडी में कौन कौन सा स्टेप होता है। तो चलिए जानते हैं एकदम स्टार्टिंग से। सो फेजेस ऑफ स्टडी में फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लानिंग एंड प्रपोजल राइटिंग। तो चलिए प्लानिंग के बारे में आपको पहले ही पता है कि प्लानिंग का मतलब होता है रिसर्च का पहला स्टेप्स। जब कोई भी आप रिसर्च करते हो तो प्लानिंग सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। ये रिसर्चर डिसाइड करता है कि रिसर्च का टॉपिक क्या होगा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कौन सा मेथड यूज होगा, और कैसे टाइम, बजट और रिसोर्सेज को मैनेज करना है। तो ये हमारे प्लानिंग में आता है। और अगर प्रपोजल राइटिंग की बात की जाए, फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लानिंग एंड प्रपोजल राइटिंग। तो प्लानिंग के बारे में अभी हम बोले, प्लानिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रपोजल राइटिंग के बारे में। प्रपोजल का मतलब होगा, प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपने रिसर्च के प्लान लिखते हो। ये एक फॉर्मल समरी टाइप का होता है जो गाइड करता है या दिखाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल के लिए। यानी कि इसमें लिखा होता है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी कैसे फॉलो होगी, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ सकती है, टाइमलाइन और बजट के बारे में इसमें कुछ ये सब सारी चीज़ें लिखी होती है। तो आप समझ गए यहाँ तक, प्रपोजल प्लानिंग भी समझ गए एंड प्रपोजल राइटिंग भी समझ गए। एक प्रपोजल राइटिंग मतलब एक तरह का डॉक्यूमेंट, जो उस डॉक्यूमेंट सब कुछ लिखा होता है, कौन सा मेथड यूज करना है, क्या उस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है, कि कौन सा मेथड मुझे यूज करना है। तो यानी कि उस प्लान को एक डॉक्यूमेंट में लिखना ही फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल, वो हमारा प्रपोजल राइटिंग है। तो फर्स्ट स्टेप आप समझ गए प्लानिंग एंड प्रपोजल राइटिंग के बारे में। फिर हमारे पास आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मतलब जो पहले से डिस्कवर हो चुके उसके बारे में आप पढ़िए, उससे कुछ ना कुछ क्लू निकलेगा। फिर थर्ड मेरे पास आता है मेथोडोलॉजी डिज़ाइन के बारे में। अब मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, रिसर्च करने का तरीका या अप्रोच आप बोल सकते हो। डिज़ाइन का मतलब क्या आता है, उसे प्लान करना या स्ट्रक्चर बनाना। प्लान मतलब क्या, उस चीज़ को स्ट्रक्चर बनाना, जो भी आप कर रहे हो उसका आप एक स्ट्रक्चर रेडी करना। तो मेथोडोलॉजी डिज़ाइन का मतलब क्या हुआ कि रिसर्च कैसे किया जाएगा उसका एक क्लियर प्लान बनाना। तो इसमें मेथोडोलॉजी डिज़ाइन में क्या डिसाइड करना होता है कि रिसर्च किस टाइप का है, लाइक क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है या मिक्स्ड रिसर्च है। डाटा कलेक्शन मेथड के बारे में मुझे पता चलता है, फिर सैम्पलिंग के बारे में पता चलता है। तो मेथोडोलॉजी डिज़ाइन में ये सब चीज़ हमें स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, कौन सा टूल टेक्निक यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो इसमें ये आ गया। फिर हम
डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एज ए पर्पस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर उस जो भी डाटा कलेक्टेड डाटा होगा उस पर हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम रिजल्ट, ऑब्वियसली इसके बाद जब आप किसी भी डाटा पे आप एनालाइज करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो उस रिजल्ट को राइट करो डॉक्यूमेंट में, और फिर जब आप राइट कर लोगे तो इसके बाद सबमिट कर दो। तो ये रहा हमारा फर्स्ट, यानी कि मेन पार्ट्स ऑफ रिसर्च टाइमलाइन में हमारा फर्स्ट क्या था, फेजेस ऑफ द स्टडी, यानी कि फेजेज ऑफ स्टडी, यानी इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी का पार्ट है, यानी कि अभी हम क्या बोले, मेन पार्ट्स ऑफ ए रिसर्च टाइमलाइन। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट ये हो गया फेजेस ऑफ द स्टडी स्टेप्स, और सेकंड पार्ट क्या हो गया हमारे पास, माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब स्मॉल गोल्स, यानी कि पहले स्मॉल गोल्स, यानी कि कंप्लीट लिटरेचर रिव्यू बाय जुलाई 15, यानी इतना तक मुझे ख़त्म कर देना है इस रिव्यू पेपर को, यानी 2, 3, 4 जो भी आप रिव्यू पेपर पढ़ना चाहते हो। तो एक माइलस्टोन होता है, एक स्मॉल गोल होता है कि मुझे इतना डेट तक इस चीज़ को कंप्लीट कर देना है। डाटा अगर हम कलेक्ट करना चाहते हैं तो फिनिश डाटा कलेक्शन बाय सितंबर 30, यानी कि 30 सितंबर तक मुझे डाटा को कलेक्ट कर देना है। तो ये रहा हमारा स्मॉल माइलस्टोन, यानी स्मॉल गोल्स। फिर आती है बात डेडलाइन की। तो डेडलाइन मतलब क्या हुआ, डेडलाइन तो आप जानते हैं किसी चीज़ का डेडलाइन यानी कि ड्यू डेट्स, यानी इतना तक, इस डेट तक आपको उस चीज़ को कर देना है कि नहीं। लास्ट हमारा क्या, डेडलाइन। डेडलाइन के अभी हम बारे में बताया कि डेडलाइन क्या होता है, एक निश्चित समय होता है कि इस टाइम तक आपको इस रिसर्च पेपर के बारे में जो भी कंक्लूजन निकला उसको आप सबमिट करो। तो फाइनल ड्यू डेट्स फॉर इम्पोर्टेंट डिलीवरल लाइक थीसिस सबमिशन और रिपोर्ट राइटिंग। थीसिस आप बात करते हैं, थीसिस सबमिशन क्या होता है। थीसिस सबमिशन जब आप रिसर्च कंप्लीट कर लेते हो, लाइक डाटा कलेक्ट करते हो, फिर उस पर आप एनालाइज करते हो, एनालिसिस के बाद जो भी आप रिजल्ट आता है, यानी कि रिजल्ट आप फाइंड करते हो, उसके बाद क्या होता है, आपको ऑफिशियली लिख कर सबमिट करना पड़ता है ना। यानी किसी चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो तो डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उस पर एनालाइज करते हो, जो भी रिजल्ट आता है उसको आपको एक ऑफिशियली सबमिट करना होता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करके। तो है ना, जब आप कोई भी रिजल्ट फाइंड करोगे तो उसको आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही तो लिखोगे। तो थीसिस का ही मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। तो थीसिस एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो पूरा रिसर्च एक्सप्लेन करता है। इसमें इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक सब लिखना पड़ता है कि नहीं। तो ये ये कहाँ गया, थीसिस सबमिशन के बारे में हम आपको बता दिए, और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताते थे। थीसिस सबमिशन और रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। रिपोर्ट क्या, थीसिस सबमिशन तो अभी बताइए। रिपोर्ट राइटिंग मतलब कहते हैं रिपोर्ट लिखना, मतलब अपने रिसर्च का स्ट्रक्चर समरी लिखना। ये थीसिस जैसा लंबा भी हो सकता है या शॉर्ट भी, लाइक उसमें तुम अपना रिसर्च प्रोसेस, फाइंडिंग और रिजल्ट क्लियरली लिखते हो। अगर बात की जाए थीसिस सबमिशन जो होता है, थीसिस क्या होता है, थीसिस सबमिशन, थीसिस मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें क्या कैसे, मतलब अब अगर बात किया जाए कि थीसिस या रिपोर्ट में क्या क्या होता है, तो पहली बात तो टाइटल पेज होता है, टॉपिक का नाम होता है, फिर रिसर्चर नेम होता है, गाइड नेम होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर आप लिटरेचर रिव्यू, मैथोडोलॉजी, किसके कौन सा आप मैथोडोलॉजी, फिर रिजल्ट एनालिसिस, जो भी आप डाटा को कलेक्ट करते हो उस पर क्या रिजल्ट आता है, एनालिसिस करने के बाद फिर डिस्कशन होता है, फिर कंक्लूजन होता है। तो ये चीज़ें मुझे थीसिस या रिपोर्ट में होता है। अगर एग्जांपल की बात की जाए, सपोज 6 मंथ अगर कोई भी रिसर्च करना है मुझे और उसके लिए 6 मंथ मुझे ही टाइम है, तो इसके लिए मुझे किस तरह से टाइमलाइन तैयार करना होगा। तो लाइक फर्स्ट मंथ में हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन द प्रॉब्लम को डिफाइन प्लस ऐसा हम एक डेडलाइन बनाते हैं। अगर सपोज मेरे पास 6 मंथ ही है और किसी टॉपिक पे मुझे रिसर्च करना है, 6 मंथ में मुझे न कुछ तो कुछ टाइमलाइन मुझे बनाना पड़ेगा। तो लाइक हम लिख देंगे मंथ 1 में मुझे प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना पड़ेगा, प्लस जो भी मुझे लिटरेचर रिव्यू पढ़ना होगा वो हम पढ़ लेंगे। सेकेंड मंथ में हम क्या करेंगे, मेथड को डिज़ाइन करेंगे, मेथोडोलॉजी को डिज़ाइन करेंगे, प्लस पायलट टेस्टिंग करेंगे।
तो सेकेंड मंथ में मुझे क्या करना है, मेथोडोलॉजी डिज़ाइन प्लस पायलट टेस्टिंग। मेथोडोलॉजी डिज़ाइन मतलब क्या हो, मतलब अपना रिसर्च कैसे करोगे उसका पूरा प्लान बनाना होता है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च का। और प्लस पायलट टेस्टिंग मतलब क्या होता है, पायलट टेस्टिंग मतलब होता है जो अपने रिसर्च टूल को पहले छोटी छोटी स्केल पर टेस्ट करना बिफोर स्टार्टिंग फुल रिसर्च। तो ये रहा हमारा पायलट टेस्टिंग। फिर हम मंथ 3 और 4 मंथ में क्या करेंगे, आफ्टर सेकेंड मंथ के बाद 3 और 4 मंथ में क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। फिर उस डाटा को जो हम कलेक्ट करेंगे उस पर एनालिसिस करेंगे। फिर मंथ 5 में क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। जो भी हम इंटरप्रेट रिजल्ट प्लस राइटिंग ड्राफ्ट, यानी जो भी मुझे रिजल्ट है उसको एकदम डिस्क्राइब करेंगे उस रिजल्ट को, और उस जो भी डिस्क्राइब होगा रिजल्ट उसको हम एक राइटिंग ड्राफ्ट में लिखेंगे, यानी कि एक डॉक्यूमेंट में लिखेंगे। फिर मंथ 6 में मुझे क्या करना है, पहली बात तो अगर 3 और 4 मंथ में आप डाटा को कलेक्ट करते हो और फिर डाटा पे एनालाइज करते हो, तो ऑब्वियसली से जब डाटा को कलेक्ट करोगे और उस पर एनालाइज करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। और जब रिजल्ट निकलेगा तो मंथ 5 में उस रिजल्ट को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, यानी कि व्याख्या करना है, डिस्क्राइब करना है उस रिजल्ट को, प्लस एक फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट में लिखना है। इतना तक आप मंथ 5 तक कर दिया। और 6 मंथ में आपको क्या करना है, रिवाइज, प्रूफ रीड एंड द सबमिट। अब इसका मतलब हम समझते हैं क्या होता है। रिवाइज, प्रूफ रीड एंड द सबमिट के बारे में ये हम जानते हैं कि रिवाइज क्या होता है। यहाँ तो आप देख लिए कि एक आपका डॉक्यूमेंट भी तैयार हो गया। रिजल्ट को इंटरप्रेट करके आप रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करके आप एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप लिख दिया। और मंथ 6 में आपको क्या करना है, किसे आपको रिवाइज करना है उस जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है रिजल्ट के बाद, डिस्क्राइब करके रिजल्ट के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसको आपको रिवाइज करना है। यानी कि मतलब अपने रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस को दोबारा देखना है, पढ़ना है, देखना है कि कंटेंट कंप्लीट है या नहीं, या कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट छूटा तो नहीं। तो इसलिए मुझे रिवाइज करने की आवश्यकता है, या कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको आप एडिट करो। तो इसलिए हम रिवाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रूफ रीड। प्रूफ रीड मतलब गलती चेक करना, कि जो कुछ भी हम आफ्टर रिजल्ट के बाद जो भी हम डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं तो पहले पढ़े, कोई सा हम छूट नहीं गया हो। और प्रूफ रीड का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को केयरफुली पढ़ना, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, या ग्रामेटिकल एरर ना हो, या फॉर्मेटिंग मिस्टेक ना निकले। बिफोर सबमिट करने से पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, रेडी किया है, उसको एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई एरर तो नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटा तो नहीं है। प्रूफ रीड का मतलब उसमें गलती देखो, या तो कोई स्पेलिंग एरर नहीं है या कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है बिफोर सबमिशन से पहले। तो जब ये चीज़ सब हो जाएगी तब आप फाइनल सबमिट करोगे। मतलब जब आप रिवाइज कर लोगे और प्रूफ रीड कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, प्रूफ रीड भी कर लिया, फिर आप फाइनल रिसर्च पेपर को, जो भी आप डॉक्यूमेंट होगा उसको आप सबमिट करोगे। तो ये मतलब प्लानिंग रहा 6 मंथ प्रोजेक्ट रिसर्च का। तो थैंक यू गाइज, यहीं तक इस वीडियो में हम बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में या नए टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक you so much for watching this video. Keep going and keep exploring. Thank you.